Hello, my dear students. Welcome to शक्ति सर क्लासेस. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के सेकंड पार्ट में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. तो रिचर्ड ई ब्राइट ने अपनी रिसर्च में ये प्रूव किया था कि जो बर्ड्स हैं वो जो है मोनार्क तितलियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई थी वो मोनार्क को कॉपी करती थी ताकि वो पक्षी का डिनर ना बन सके. बट ऑन दी अदर हैंड एक बर्ड है स्टारलिंग, वो जो है सिर्फ मोनार्क को ही खाता था. तो वॉइसरॉय का मोनार्क की कॉपी करना कोई काम नहीं आया, तो फाइनली वो बर्ड का डिनर बन ही गया और बड़ी तादाद में बनता गया. तो इस प्रोजेक्ट ने जो है फर्स्ट प्लेस का अवार्ड दिलवाया था जूलॉजी डिवीज़न में, और काउंटी साइंस फेयर में ओवरऑल वो थर्ड आया था इस रिसर्च की बेस पर. अब उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 36 का फर्स्ट पैराग्राफ. तो अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में रिचर्ड ई ब्राइट ने रिसर्च करना शुरू किया, और उसकी ये रिसर्च उसको उस अननोन डिस्कवरी तक ले गई जिस डिस्कवरी ने बायोलॉजी की उस पज़ल को फाइनली सॉल्व कर ही दिया था. वो पज़ल कौन सी थी आइए देखेंगे. तो उसने जो है डिस्कवरी करी एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की. तो अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में रिचर्ड ई ब्राइट ने रिसर्च शुरू करी, और उस रिसर्च ने डिस्कवर किया एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को, और इनडायरेक्टली ये लीड करने वाला था उसकी नई थ्योरी कि सेल्स ऑफ लाइफ कैसे काम करते हैं या लाइफ ऑफ सेल्स होती क्या है. तो जो क्वेश्चन वो अपने आप से पूछ रहा था और जिसका आंसर देने की वो कोशिश कर रहा था, बड़ा सिंपल था. वो पूछता है अपने आप से ही कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये 12 गोल्ड स्पॉट आखिर किस पर्पस से हैं. तो हर किसी को ऐसा लगता था कि दरअसल ये प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं ये किसी तरह का मतलब ऑर्नामेंटल कोई चीज़ है, कोई सजावटी चीज़ है, कुदरत ने उसे दी है. ई ब्राइट ने ये बात जब डॉक्टर फ्रेडरिक को बताई तो डॉक्टर फ्रेडरिक को इस थ्योरी पर 0.1% भी भरोसा नहीं हुआ, बिकॉज वो ये मानते थे कि नेचर में अगर किसी पर्टिकुलर जीव के पास कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई कारण है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो, चाहे मच्छर हो. तो अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए ई ब्राइट और एक दूसरा एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट दोनों मिलकर के साथ काम करते हैं, और उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो इस चीज़ को शो करता था कि दरअसल जो 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं मोनार्क प्यूपा पे वो प्रोड्यूस कर रहे थे एक हार्मोन को, और ये हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए. तो इस डिस्कवरी ने रॉबर्ट को काउंटी साइंस फेयर में पहला प्राइज़ दिलवाया, और अंतर्राष्ट्रीय साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उसको जो है थर्ड प्लेस मिली जूलॉजी के. तो इस जीत ने, इस विक्ट्री ने उसको एक मौका दिया ताकि वो काम कर सके अपने समर सीज़न के दौरान वॉल्टर रीड आर्मी की एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी में, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड था. तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि उसको अपनी एडवांस रिसर्च के लिए जिस चीज़ की तलाश थी फाइनली उसे मिली गई थी, और ये था वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और ये था एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी. तो जब वो हाई स्कूल के जूनियर ईयर में था तो रिचर्ड ई ब्राइट अपनी एडवांस एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को कंटिन्यू करता है मोनार्क प्यूपा के ऊपर, और उस साल इस प्रोजेक्ट ने उसको दिलवाया फर्स्ट प्लेस इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उसे एक और मौका मिलता है कि वो अपनी गर्मियों के दौरान समर सीज़न के दौरान जो है उस आर्मी की लेबोरेटरी में दोबारा से वर्क कर सके. तो अपने सीनियर ईयर के दौरान उसने एक लंबी छलांग मारी. उसने मोनार्क के विंग से जो है सेल्स को ग्रो किया उस कल्चर में, उस स्टाइल में
ताकि वो जो सेल है डिवाइड हो सके, डेवलप हो सके एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग में। तो ये कहता है कि अगर उस पंख को केवल उन गोल्ड स्पॉट्स का हार्मोन फीड करवाया जाए तो ये पंख का सेल ठीक वैसे ही ग्रो कर सकता है जैसे कोई नॉर्मल सेल ग्रो कर सकता है। तो उस प्रोजेक्ट ने जो है जूलॉजी के अंदर इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसको पहला पुरस्कार दिलवाया। उसके बाद वो दोबारा से अपना समर का जो समय था वो बिताता है ग्रेजुएशन के बाद में अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने में आर्मी की उस लेबोरेटरी में, और इसके साथ साथ उसे मौका मिलता है यूएस डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी काम करने का। तो द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ब्राइट वेंट बैक टू लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. तो आगे आने वाले समर के दौरान जो रिचर्ड ई ब्राइट था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता है एज अ फ्रेश स्टूडेंट, और ई ब्राइट ने वहाँ पहुँचने के बाद में जो लेबोरेटरी थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वहाँ पर उसने अपनी उस रिसर्च को जारी रखा उन हार्मोन्स के ऊपर। वो हार्मोन जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर पाए जाते थे 12 गोल्ड स्पॉट्स, उस हार्मोन के ऊपर अपनी उस रिसर्च को जारी रखा, और उस रिसर्च में काफ़ी हेल्प हुई इस लैब में पाए जाने वाले सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो वो एबल था केमिकल स्ट्रक्चर को निकालने में, आइडेंटिफाई करने में उन हार्मोन्स का। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी इंसान ने किसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को निकाला था। तो ये उस डिस्कवरी की तरफ पहली छलांग थी जिसने शायद दुनिया बदलनी थी। लगभग 1.5 साल के बाद में, अपने जूनियर ईयर के 1.5 साल के बाद में, ई ब्राइट को ये एक आइडिया आता है उस न्यू थ्योरी का सेल लाइफ के बारे में। तो अपने जूनियर ईयर के 1.5 साल के बाद में ई ब्राइट को एक ज़बरदस्त आइडिया आता है सेल लाइफ की उस थ्योरी के बारे में, वो जो अब तक अनसुलझी थी, अनआंसवर्ड थी। और वो थ्योरी ये थी, आया कैसे दिमाग में। तो जब वो एक्सरे फोटोज़ को देख रहा था केमिकल स्ट्रक्चर की, उन हार्मोन्स की, तो उसके दिमाग में जो थॉट आई, उस थॉट ने दरअसल उसको भी चौंका दिया था। तो इतने लंबे समय से वो रिसर्च कर रहा था, तो इस अचीवमेंट पर ना तो वो चीखा ना वो चिल्लाया। तो जब रिचर्ड ई ब्राइटन फ़ोटोज़ को देखा तो वो ना चीखा ना चिल्लाया, क्योंकि इतने लंबे समय से इसी चीज़ पर तो रिसर्च कर रहा था वो। तो उसे विश्वास हो गया था कि फाइनली उसकी रिसर्च का ये दरअसल कंक्लूजन था, और उसे वो मिल ही गया था जिसकी तलाश उसे थी। तो इंसेक्ट का वो हार्मोन था जिसकी वो रिसर्च कर रहा था। उस हार्मोन ने जो है बायोलॉजी की उस पज़ल को भी सॉल्व कर दिया था। वो पज़ल जो आज तक साइंस कम्युनिटी में एक पहेली से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। और वो रिसर्च ये थी कि दरअसल जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से रीड कर लेते हैं डीएनए के ब्लूप्रिंट को। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। आखिर सेल जो है डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर लेते हैं, तो कैसे कर लेते हैं। अब डीएनए क्या होता है। डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को। तो ये ही डिसाइड करता है कि क्या सेल्स का फॉर्म होगा, किस तरह से वो फंक्शन करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए हर एक जीवित प्राणी का ब्लूप्रिंट है। डीएनए ही मैसेज देता है सेल्स को कि उस पर्टिकुलर जीव को कौन सी फॉर्म में बनाना है और कौन सी आनुवांशिक चीज़ों के साथ में बनाना है। अगर आप ये जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ फंक्शन कर रही है तो आप उस चीज़ को बदल भी सकते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट कि जो डिस्कवरी ई ब्राइट ने करी थी वो कोई मामूली डिस्कवरी नहीं है। दरअसल दुनिया के सामने इसने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जहाँ पर हम सुपर ह्यूमंस को बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए
हैं। ई ब्राइट और उसका जो कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वोंग, उन्होंने दिन रात काम किया, पिक्चर्स बनाई, ड्राइंग्स बनाए, प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, ताकि वो शो कर सकें कि दरअसल जो डीएनए है वो किस तरह से इंस्ट्रक्ट करता है सेल्स को। और बाद में इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में जो थ्योरी दी उसमें इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो रिचर्ड ई ब्राइट जो है ग्रेजुएट होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ में, और सेकंड आता है 1510 के बैच में। तो ई ब्राइट जो है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ रिसर्चर भी था, तो उसने अपनी रिसर्च को जारी रखा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर। तो ग्रेजुएशन के बाद उसने ये प्रूव करने की कोशिश करी अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि दरअसल ये होता है तो होता कैसे है। तो उस रिसर्च को आगे बढ़ा करके ये प्रूव करने का मकसद सिर्फ इतना ही था ताकि मैन काइंड के लिए इसका उपयोग पॉजिटिवली किया जा सके। तो रिचर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने की दिशा में, और साथ ही साथ ये लीड कर रहा था नए नए आइडियाज़ की तरफ, ताकि इंसान के अंदर जो बीमारियां होती हैं, आनुवंशिक बीमारियां और कुछ और बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो चाहे दूसरे डिजीज़ हो, इन डिजीज़ को पहचान करके डीएनए की कोडिंग को बदल करके इन बीमारियों को जड़ से ही ख़त्म किया जा सके। तो इस रिसर्च में वो लगा हुआ था और ये पॉसिबल भी हुआ, उस चीज़ को अचीव भी कर लिया गया। और ये सब संभव हुआ था एक लड़के की वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से, उसकी हाई स्कूल की रिसर्च की वजह से। और ये रिसर्च वो कर रहा था मोनार्क प्यूपा के ऊपर पाए जाने वाले 12 गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर, और यही हार्मोन के ऊपर उसका रिसर्च उसको सीधा लेकर के आता है थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के ऊपर। तो रिचर्ड ई ब्राइट को साइंस में दिलचस्पी थी तब से ही जब उसने तितलियों को कलेक्ट करना शुरू किया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसके पास में दूसरे शौक के लिए समय नहीं था। रिचर्ड जो है एक बहुत ही चैम्पियन डिबेटर था, पब्लिक स्पीकर था, बहुत अच्छा कैनोइस्ट था, और अराउंड एक शानदार आउटडोर पर्सन था। यानी वो एक ऐसा आदमी था जिसको अगर आप अपने साथ बाहर लेकर के जाए घूमने फिरने तो आप कभी बोर नहीं हो सकते थे। बहुत ही जिंदा दिल खुश मिजाज आदमी था। इसके साथ साथ वो एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था, पार्टिकुलरली नेचर और साइंस एग्जिबिट्स की फ़ोटोज़ खींचने में, साइंटिफिक। इन हाई स्कूल Richard E. Bright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy toward the debating and Model United Nations Club. He also found someone to admire, Richard A. Wheeler. He is a social study teacher and advisor to both clubs. Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, E. Bright said. तो हाई स्कूल के दौरान ही रिचर्ड जो है बहुत ही शानदार और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था, और सीखना उसके लिए बड़ा आसान था क्योंकि सीखने में बड़ी गहरी दिलचस्पी रहा करती थी। तो इसके साथ साथ वो अपनी काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट करता था डिबेट करने के लिए, और ये डिबेट करता था मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स के अंदर। और उसे एक ऐसा इंसान भी मिल गया था जो इसकी डिबेट करने की काबिलियत को एडमायर भी करता था, तो उसका नाम था रिचर्ड ए वीरर। तो मिस्टर जो वीरर थे वो परफेक्ट पर्सन थे उसके लिए, और उन्होंने ही उसके माइंड को नए नए आइडियाज़ से भरा था, नए विचारों के दरवाजे खोले थे। ये बात खुद रिचर्ड ई ब्राइट एक्सेप्ट करते हैं। तो रिचर्ड वीरर जो उसके सोशल स्टडी के टीचर थे वो एक बात कहते हैं। तो रिचर्ड वीरर कहते हैं कि जो ये लड़का है, इस लड़के ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। इम्प्रेस इस वजह से किया था कि ये लड़का अपनी रिसर्च कर रहा था तितलियों के ऊपर फुल टाइम, लेकिन इसके बावजूद भी रात के समय, शाम के समय ये 3 से 4 घंटे निकाल ही लिया करता था डिबेट करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। यूजुअली अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि आप कुछ कर सकें एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड ई ब्राइट एक ऐसा लड़का था जो फुल टाइम रिसर्च कर रहा था तितलियों के ऊपर,
और उसके बावजूद भी शाम के समय 3 से 4 घंटे वो निकाल ही लिया करता था अपने डिबेट के लिए। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। रिचर्ड वीरर जो उसके सोशल स्टडी के टीचर थे वो रिवील करते हैं कि ई ब्राइट के अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बैड सेंस में नहीं, एक अच्छे सेंस में। जब आप किसी से कंपटीशन की भावना रखते हो तो आपकी सारी की सारी क्षमताएं, सारी की सारी काबिलियत का आप 100% इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। तो रिचर्ड ई ब्राइट को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस इनाम को पाने की जो किसी पर्टिकुलर कंपटीशन को जीत करके मिलने वाला था। रिचर्ड हर एक कंपटीशन जीतता आ रहा था। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो जो भी कुछ कर रहा है उसको वो बेस्ट करे और उससे बेस्ट कोई भी ना कर पाए। और यही वजह थी कि उसके पीछे अचीवमेंट्स की एक पूरी चेन बन गई थी और एक साधारण सा कॉमन सा लड़का इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया जस्ट इन द एज ऑफ 22 ईयर्स। तो एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons. E. Bright has these qualities from the time the book The Travels of Monarch and opened the world of science to him. Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. तो यही वो सामग्री है जो एक साइंटिस्ट को साइंटिस्ट बनाती है। सबसे पहले चाहिए आपको फर्स्ट रेट माइंड, यानी आपका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए और इस शार्पनेस के साथ आप ऐड करिए जिज्ञासा और इस जिज्ञासा को मिक्स करिए जीतने का सही वजह, जीतने का सही कारण कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाइए, उसके बाद जो एक प्रोडक्ट तैयार होगा ये वही प्रोडक्ट होगा जो आपको एक साधारण इंसान से महामानव बना करके रख देगा। ये तीनों क्वालिटीज़ रिचर्ड ई ब्राइट के अंदर भी थी और जब उसकी माँ ने उसे उस बुक को दिया जिसका टाइटल द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th था, तो उस बुक ने रिचर्ड के सामने विज्ञान के एक ऐसे संसार का दरवाज़ा खोल दिया था जिसके बाद रिचर्ड को कभी भी साइंस में बोरियत महसूस नहीं हुई, बल्कि दिनों दिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। और उसी की वजह से आज हम लोग उस स्टेज पर हैं कि जो बीमारियां हैं, जो आनुवांशिक परंपरा से इंसान के अंदर आती है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो या कुछ और, आजकल तो साइंस इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुका है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के कैरेक्टर को, क्वालिटीज़ को, गुणों को खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद इंजीनियर करवा सकते हैं। आज साइंस उस लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन ये सारी की सारी अचीवमेंट्स किसकी वजह से? उस एक लड़की की वजह से जिसने सॉल्व करी थी बायोलॉजी की वो पज़ल, जो न जाने कब से एक मिस्ट्री ही थी। तो इस कमेंट के साथ हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में हम किसी और चैप्टर के इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।